नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम एमकॉम एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, नेट, जेआरएफ, सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू टाइप के। आज हमारा जो वीडियो है वह एक टॉपिक पे वीडियो है जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। और ये डिविडेंड पॉलिसी हम कारपोरेट टैक्स प्लानिंग के पर्पज़ से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयरहोल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? लाभांश। लाभांश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब लाभांश क्या होता है कि जो टैक्स देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट होता है और जिसे हम शेयर होल्डर्स में बांट दें, वही कहलाता है डिविडेंड। एक तरीके से क्या है कि ऐसा प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स के बीच बांटा जा सके उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड है तो यहाँ पे एक टॉपिक है डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में देखिए क्या है। Profit or a portion of profit that can be legally distributed as a dividend to the shareholders is known as divisible profit। मतलब divisible profit क्या है कि प्रॉफिट या प्रॉफिट का वह पोर्शन, वह भाग जो वैधानिक तौर पे अंशधारियों के बीच बांटे जाने योग्य उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अब देखिए क्या है डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस all expenses plus depreciation, write off for bad debt plus other claims plus interest plus taxes। मतलब क्या है कि इनकम में से जितने हमारे एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, राइट ऑफ फॉर बैड डेब्ट्स, जितने भी हमारे बैड डेब्ट्स हैं, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे डेटर्स जिससे हमें अमाउंट मिलने का संभावना नहीं है, तो वो हम बैड डेट मानते हैं और उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करते हैं जितना उसको माइनस करेंगे। अदर क्लेम, किसी तरह का क्लेम है तो उसको पूरा करने के लिए या प्रोविजंस फॉर अदर फंड्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट। जैसे क्या है एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड्स होता है उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं कुछ, और कुछ प्रोविजंस करते हैं। इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म जितने भी हम लोन लिए रहेंगे उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेमेंट करना, प्लस टैक्सेस के लिए अमाउंट जो होगा उसको हम घटा देंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे, तो वो जो बचेगा उसे डिविजिबल प्रॉफिट करते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो शेयरहोल्डर्स के बीच बांटा जा सके। ओके, आइए आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। हो सकता है यहाँ पे कंपनी की साइज़ के बेस पे भी हो सकता है। कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी का स्टेज क्या है, वह इनिशियल स्टेज पर है या ग्रोथ के स्टेज पर है, वो देखा जाता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो कॉर्पोरेट टैक्स प्लान से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम शॉर्ट करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिविडेंड पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। अब एक डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है? डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड और पॉलिसी को अलग किया जाए तो क्या होता है कि ऐसा पॉलिसी जो डिविडेंड बांटने के लिए बनाया गया हो उसे कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। अब हम ब्रॉडली देखें तो डिविडेंड पॉलिसी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल और साउंड डिविडेंड पॉलिसी। ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? विकासोन्मुखी लाभांश नीति। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? उदारवादी लाभांश नीति। स्टेबल और साउंड डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? सुदृढ़ या अनुकूलतम डिविडेंड पॉलिसी, अनुकूलतम लाभांश नीति। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। और साथ ही साथ देखिए क्या होता है डिविडेंड पॉलिसी में। जो डिविडेंड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पे आउट रेशियो, भुगतान अनुपात, एक होता है रिटेन रेशियो, प्रतिधारित अनुपात। आइए समझते हैं इन दोनों को। क्या होता है, जो हमारा डिविडेंड होता है उसमें 2 पार्ट हैं, एक पे आउट रेशियो, एक रिटेन रेशियो। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने 3 सर्किल बनाए हैं
उसमें एक के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी, एक है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, एक है स्टेबल और साउंड डिविडेंड पॉलिसी। अब देखिए क्या होता है ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डिविडेंड का अमाउंट होगा, मान के चलिए कि कंपनी के तरफ से हमें डिविडेंड के रूप में 10 रुपीज़ मिलेगा, या फिर डिक्लेयर किया गया कि ये डिविडेंड का अमाउंट है 10 रुपीज़। तो कंपनी क्या करती है, वो पूरा पूरा 10 रुपीज़ आपको नहीं देती है, उसमें से कुछ पे आउट रेशियो रखती है और कुछ रिटर्न रेशियो रखती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी में रिटर्न रेशियो को अधिक रखते हैं और पे आउट रेशियो को कम रखते हैं। मतलब आपका 10 रुपये डिविडेंड हुआ है तो कंपनी क्या करती है, 7 रुपये रिटर्न करके रख लेती है, निर्धारित करके रख लेती है, और 3 रुपये आपको अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि वह आपको भुगतान कर देती है पे आउट रेशियो के रूप में। तो ये तो होता है ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी। ऐसा कंपनी कब अपनाती है, जब उसको लगे कि हमें बाहर से लोन लेने में या अदर कैपिटल इशू करने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, या हाई रेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा, तो वो क्या करती हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी को अपनाती हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक, उदारवादी लाभांश नीति। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक तो पहले वाले में क्या था, ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी के पर्पज से देखा जाता था। अब लिबरल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स के सेटिस्फैक्शन को देखा जाता है। सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी अपनाते हैं, तो वो कहलाता है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें क्या होगा कि पे आउट रेशियो को ज़्यादा रखा जाएगा और रिटर्न रेशियो को कम, मतलब भुगतान अनुपात ज़्यादा रहेगा और रिटर्न रेशियो कम रहेगा। जैसे मान के चलते 10 रुपये है तो 3 रुपये क्या रहेगा कि कंपनी रिटर्न करके रख लेगी और 7 रुपये पे आउट रेशियो के रूप में बांट देगी। तो ये तो हो जाएगा लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, जो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा माना जाएगा। अगला देखिए क्या है, स्टेबल और साउंड डिविडेंड पॉलिसी, सुदृढ़ या अनुकूलतम लाभांश नीति। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के बारे में भी और शेयर होल्डर्स के सेटिस्फेक्शन के बारे में भी सोचा जाता है। यहाँ पे जैसे मान के चले थे 10 रुपये डिविडेंड है, तो वहाँ पे अप्रॉक्स 5 रुपीज़ पे आउट रेशियो के रूप में रहेगा और 5 रुपीज़ रिटर्न के रूप में रहेगा। 5 रुपये क्या रहेगा रिटर्न रेशियो के रूप में और 5 रुपये आपका रहेगा पे आउट रेशियो के रूप में। मतलब लगभग क्या करती है कंपनी ऐसी स्थिति में स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के रूप में जब अपनाती है, तो वह दोनों की तरफ देखता है, कंपनी की तरफ भी और अंशधारियों की तरफ भी। तो ये तो हो गया डिविडेंड पॉलिसी के टाइप्स। आइए कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के पर्पज से देखते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड देखिए क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। डिविडेंड को डिफाइन किया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 उपधारा 22 के अंतर्गत यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच एंटेल्स द रिलीज ऑफ ऑल और एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब कोई ऐसा भुगतान, ऐसा वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन जिससे कंपनी की संपत्ति या कंपनी की संपत्ति का कुछ भाग क्या हो, कम हो या बांटा जाए, तो उसे कहते हैं डिविडेंड। अब जैसे क्या है कैश हमारा है, तो कैश भी क्या होता है एसेट्स है, तो डिविडेंड क्या होता है कैश के रूप में बांटा जाता है। तो यहाँ पे कैश अगर जाता है तो कंपनी का जो एसेट्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगला देखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स आर बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स बांटें या डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट दें या बोनस शेयर दें, तो ये भी डिविडेंड कहलाता है। अगला देखिए क्या है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन। ठीक, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन, समापन के समय किसी तरीके का वितरण, ये भी लाभांश कहलाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, कोई ऐसा जिससे कि पूंजी में कमी आए, ऐसा वितरण।
अगला है एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर्स हैविंग एट लीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर। यहाँ पे क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 10% से अधिक का वोटिंग पावर है, तो उनको यदि लोन या एडवांस पेमेंट किया जाता है तो यह डिविडेंड माना जाता है और इनसे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। सम अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू डिविडेंड। ठीक, लाभांश देने के संबंध में कुछ तथ्य हैं, उसके बारे में जान लीजिए क्या है। जो कि एमकॉम के या विद्यापीठ के जो क्वेश्चंस होते हैं एनुअल, ये सेमेस्टर वाला, उसमें 4 नंबर में ऐसे पूछ सकते हैं। नॉर्मल डिविडेंड देखिए क्या होता है। सामान्य लाभांश, एक कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, उसमें जो कंपनी वर्क करती है, वर्क करने के बाद अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट डिक्लेयर करती है। और कंपनी के एनुअल मीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट होने के बाद, तो उसे कहते हैं नॉर्मल डिविडेंड। सामान्य लाभांश क्या होता है कि कंपनी के जो वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद जो लाभांश घोषित किया जाता है उसे कहते हैं नॉर्मल डिविडेंड। ठीक, सामान्य लाभ। अगला देखिए क्या है, डिम डिविडेंड। डिम डिविडेंड क्या होता है, माना गया लाभांश जो कंपनी के, जैसे वहाँ पे भी था क्लोजली हेल्ड कंपनी, वहाँ पे अगर वोटिंग पावर किसी शेयरहोल्डर्स के पास 10% से अधिक का है, तो वहाँ पे उसको अगर लोन या एडवांस पेमेंट किया जाता है तो डिम डिविडेंड मान लिया जाता है। तो ये तो हो गया डिम्ड डिविडेंड, मतलब माना गया लाभांश। अगला है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अंतरिम लाभांश। इसमें क्या होता है कि पहले क्या, एक नॉर्मल डिविडेंड होता है जो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग होने के बाद डिक्लेयर किया जाता है। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, ये क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही, ठीक, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही जब डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाए तो इसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ऐसा कब होता है, जैसे मान के चलते हैं कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के बीच में किसी भी मंथ में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया और जो शेयर होल्डर्स है वो डिविडेंड की मांग करने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा। ओके, अगला देखिए क्या है, प्लेस ऑफ एक्रूअल। प्लेस ऑफ एक्रूअल में क्या होता है, इसका मतलब होता है उदय का स्थान। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 फोर्थ, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्योर और अराइज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में किसी इंडियन को या इंडियन कंपनी को, अगर इंडियन कंपनी ने अगर इंडिया के बाहर कोई डिविडेंड दिया है तो उसे इंडिया का ही डिविडेंड या भारत में ही उपार्जित धन या डिविडेंड माना जाएगा। अगला देखिए क्या है, डिविडेंड पेड बाय अ फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज नॉट डीम्ड टू एक्योराइज इन इंडिया। मतलब क्या है कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो यह इसे इंडिया में उपार्जित या भारत में उपार्जित एक्योराइज नहीं माना जाएगा। अगला देखिए क्या है, इन केस ऑफ डिविडेंड रिसीव बाय एन इंडियन शेयर होल्डर्स फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। ठीक, तो फॉरेन कंपनी से अगर इंडियन शेयर होल्डर्स डिविडेंड रिसीव करता है तो उसके केस में क्या है कि यहाँ पे उसे डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर सेक्शन 91 के अंतर्गत मिल सकता है। जैसे मान के चलते हैं कि कोई शेयर होल्डर्स है जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करता है और उस पर उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स दे चुका है, तो इंडिया में अगर उसको टैक्स से रिलीफ लेना हो तो उसे दिखाना पड़ेगा एविडेंस कि हमने फॉरेन कंपनी में डिविडेंड दे चुका है, तो उसे डबल टैक्सेशन रिलीफ जो कि अंडर सेक्शन 91 के अंतर्गत आता है उससे यहाँ पे उसको छूट मिलेगा। डबल टैक्सेशन क्या होता है कि जब एक ही अमाउंट पर 2 बार टैक्स लगाया
तो उसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का है तो उसको अंडर सेक्शन 91 के अंतर्गत डिडक्शन मिल सकता है, या मतलब कि रिलीफ मिल सकता है, बशर्ते उसको क्या करना पड़ेगा, एविडेंस को दिखाना पड़ेगा कि हमने फॉरेन कंट्री में टैक्स दे चुका है। अगला देखिए क्या है पॉइंट, इफ डिविडेंड पास सेवरल ईयर इज डिक्लेयर इन सम लेटर ईयर एंड पेड इन lump sum in that later year, the dividend shall be deemed to be the income of the previous year in which they are declared। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि कई वर्षों से लाभांश घोषित नहीं किया गया है, ठीक है ना, मतलब पिछले कई वर्षों का लाभांश घोषित नहीं किया गया है, तो जिस वर्ष यह लाभांश डिक्लेयर किया जाएगा तो उसे उस वर्ष का लाभांश माना जाएगा, यानी कि उस प्रीवियस ईयर का लाभांश माना जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ आगे है रूल्स रिलेटेड टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लाभांश वितरण के संबंध में रूल्स क्या है। देखिए पहला क्या है, डिविडेंड मस्ट नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी में से लाभांश को हम या पूंजी में से लाभांश को बांटना नहीं चाहिए। अगला क्या है, डिविडेंड मस्ट बी पेड ओनली आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मतलब डिविडेंड क्या होगा कि हम उसे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मतलब कर देने के बाद का जो हमारे पास प्रॉफिट होगा उसमें से ही डिविडेंड को हम बांट सकते हैं। ओके, आइए देखते क्या है टैक्स लायबिलिटी ऑन डिविडेंड। The company shall be to pay tax on dividend distribution under section 115O, मतलब कंपनी क्या करती है, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है बांटने वाली, वह अंडर सेक्शन 115O के अंतर्गत टैक्स पेमेंट करती है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है, द शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम बट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्सीड ₹10 लाख, ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन एक्सीडिंग ₹10 लाख। मतलब क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होगा वह 10 लाख रुपये से एबव होगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी की जगह कौन देगा, शेयर होल्डर्स। अगला देखिए क्या है, इफ द डिविडेंड इज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E ऑन सच डिविडेंड शेयर होल्डर्स इन लाइबल टू पे टैक्स इंस्टेंट ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या है कि अगर अंडर सेक्शन 222E के अंतर्गत डीम डिविडेंड अगर आता है, कोई शेयर होल्डर्स आता है, तो कंपनी की जगह शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, अंडर सेक्शन 220E जो कि एक जैसे जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो अपने ऐसे शेयर होल्डर जिसके पास 10% से अधिक का वोटिंग पावर है उसको अगर लोन या एडवांस देती है तो वहाँ पे उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है, टैक्स प्लानिंग रिलेशन टू डिविडेंड इनकम। ठीक, लाभांश आय के संबंध में कर नियोजन। पहला देखिए क्या है, अ डोमेस्टिक कंपनी में इशू बोनस शेयर टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स इन लिeu ऑफ डिविडेंड इन कैश। मतलब क्या है कि डिविडेंड कंपनी को, ये डोमेस्टिक कंपनी को क्या करना चाहिए कि कैश में डिविडेंड ना दे करके उसे बोनस शेयर के रूप में डिविडेंड देना चाहिए। ऐसा करेगी तो क्या होगा, वह अंडर सेक्शन 115O के अंतर्गत, मतलब धारा 115O के अंतर्गत उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, कंपनी तो बच जाएगी टैक्स से, लेकिन शेयर होल्डर्स के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी के पर्पज से देखिए क्या होता है, तो कंपनी के क्या करना चाहिए, उसको कैश में डिविडेंड ना दे करके बोनस शेयर के रूप में डिविडेंड देना चाहिए। अगला देखिए क्या है, पेमेंट मेड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू its shareholders who is the beneficial owner of not less than 10% of equity। तो यहाँ पे क्या है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर 10% से उसके पास अधिक का वोटिंग पावर है तो उसको अगर पेमेंट किया जाता है लोन या एडवांस के रूप में तो उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, व्हेन अ लोन इज द हैंड ऑफ ए शेयर होल्डर्स आर कंसर्न मेंटेनाइड इन सेकेंड, जो सेकेंड हमारा जो पॉइंट है उसमें
has been taxed as deemed dividend, such loan should not be repaid to the closely held company. यहाँ मतलब ये है कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर होल्डर ने जो लोन या एडवांस कंपनी से लिया था उस पर उसने टैक्स अगर पेमेंट कर दिया है तो अब क्या करना चाहिए उसको, देखिए, इट शुड बी एडजस्ट अगेंस्ट, मतलब उसको एडजस्ट कर देना चाहिए। कब? द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी इन फ्यूचर, कंपनी अगर फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वहाँ पे वह एडजस्ट कर ले कि हाँ हमने जो लोन या एडवांस लिया था कंपनी से, क्लोजली हेल्ड कंपनी से, उस पर हमने पहले से ही टैक्स दे चुका हूँ, तो वहाँ पे उसको डबल टैक्सेशन से रिलीफ मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते क्या है। अगला पॉइंट है इंटर कारपोरेट डिविडेंड एंड बोनस शेयर, मतलब अंतर्निगमित लाभांश और बोनस शेयर, बोनस अंश। ठीक, देखिए क्या होता है इंटर कारपोरेट डिविडेंड। इंटर कारपोरेट डिविडेंड क्या होता है? व्हेन अ कंपनी रिसीव डिविडेंड फ्रॉम अनदर कंपनी इट इज़ नोन एज इंटर कारपोरेट डिविडेंड। मतलब क्या है कि एक कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी से डिविडेंड अगर पाती है तो उसे कहते हैं इंटर कारपोरेट डिविडेंड। ठीक, अंतर निगमित लाभांश। आगे देखिए क्या आता है टैक्स लायबिलिटी, इसके बारे में देखिए। टैक्स लायबिलिटी, व्हेन अ डोमेस्टिक कंपनी रिसीव डिविडेंड फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी इट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। ठीक, इसमें क्या है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड अगर पाती है तो पाने वाली कंपनी को जो भी डिविडेंड होगा वह एग्जाम्प्ट होगा, मतलब उसको कर देना नहीं पड़ेगा, जो कि अंडर सेक्शन 1034 में बताया गया है। आगे देखिए क्या गया, हाउ एवर द डोमेस्टिक कंपनी हु इज डिक्लेयरिंग distributing or paying dividend is liable to pay tax on such amount under section 115 O in addition to tax on its total income। यहाँ पे क्या है कि डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड पा रही है उनको तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए क्या है, if condition maintained under section 115 BBDA are satisfied the shareholder shall also be liable to pay tax on such dividend income। यहाँ पे क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स 115 BBDA मतलब 115 BBD के अंतर्गत अगर आता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स का जो इनकम है डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपीज़ से एबव का होता है तो कंपनी को टैक्स न देना पड़ेगा। यहाँ पे किसको देना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को। आगे देखिए टैक्स प्लानिंग क्या इसके लिए है। अ डोमेस्टिक कंपनी में इशू बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर्स इंस्टेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश टू रिड्यूस इट्स टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी को अगर 115 ओ के अंतर्गत टैक्स से बचना है तो कैश में डिविडेंड ना दे करके बोनस में डिविडेंड दे, बोनस शेयर के रूप में, तो वहाँ पे वह टैक्स लायबिलिटी से बच सकता है। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है उसको या उसको क्या होगा कि डिविडेंड के रूप में नहीं, यहाँ पे उसे उसका कैपिटल बढ़ सकता है। ठीक, उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आगे देखिए क्या है, टैक्स प्लानिंग रिलेशन टू बोनस शेयर। पहला देखिए क्या है, सोल्ड योर बोनस शेयर टू रिलेटिव और एनी पर्सन आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बोनस शेयर के रूप में अगर आपको बोनस शेयर सेल ही करना है तो आप 1 साल बाद करें। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा, न कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स आपको 10% की रेट से देना पड़ता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की रेट से देना पड़ता है। तो अब क्या करें, बोनस शेयर अगर आपको मिला है तो उसको 1 साल बाद बेचें, और 1 साल बाद बेचेंगे तो और क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, इंडेक्सन कॉस्टिंग का। ठीक,
ये भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। आगे क्या है देखिए, इसमें और भी लिखा है चीज़ की प्रॉफिट फॉर रिलेटिव और अदर पर्सन क्या है कि जिसको हम ये शेयर बोनस शेयर इस देंगे 1 साल बाद ट्रांसफ़र करेंगे, उसको भी इंडक्शन कॉस्टिंग का बेनिफिट मिल सकता है। अगला देखिए क्या है, अ कंपनी में कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट बाय कन्वर्टिंग पार्टली पैड शेयर इनटू फुली पैड शेयर इंस्टेंट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कंपनी को बोनस शेयर नहीं देना चाहिए अगर कंपनी में जो कैपिटल है वह पार्टली पैड अप कैपिटल है। मतलब क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर्स है जिसका 100 रुपये उस पर शेयर का प्राइस मान के चलते 100 रुपये है, तो 70 रुपीज़ मान के चलते हैं कि उसने दे चुका है और कंपनी ने 30 रुपये का कॉल नहीं किया है। मतलब 70 रुपये कंपनी ने कॉल कर चुका है और 30 रुपये का कॉल नहीं किया है। तो अगर ऐसी स्थिति में क्या करेगा वो कि अगर उसका पैडअप जो पार्टली पैडअप कैपिटल है उसको क्या कर दे, वो फुली पैडअप कैपिटल में कन्वर्ट कर दे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर पार्टली पैडअप कैपिटल है तो उसको फुली पैडअप कैपिटल में बदल दे, बोनस शेयर इशू ना करे। अगला देखिए, इफ शेयर होल्डर्स वांट टू सेल शेयर देन ही शुड बी सेल ओल्ड शेयर एंड गेट एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स के पास पुराना अंश है, ओल्ड शेयर्स हैं, तो वह पुराने अंशों को बेचे, न कि जो बोनस शेयर मिला है उसको बेचे। अगर जो ओल्ड शेयर्स है उसको बेचता है तो उसे इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, द कंपनी शुड इशू इक्विटी शेयर ऑन एज बोनस शेयर इफ द शेयर होल्डर्स sell this share after holding for more than 12 months and pay security transaction tax. The LTCG will be exempt under section 1038। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर बोनस शेयर के रूप में इक्विटी शेयर दिया है तो उसे 12 महीने के बाद ही बेचे। तो अगर साथ ही साथ क्या है कि अगर उसने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट किया है तो यहाँ पर उसको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर कंपनी ने बोनस शेयर दिया है और उस बोनस शेयर पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा हुआ है और जो शेयर होल्डर्स है उसे 12 मंथ के बाद सेल करता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक, आखिरी देखिए क्या है इसका, अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में फर्स्ट कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर एंड देयर आफ्टर रिसीव बोनस शेयर, दिस विल रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी एट लीस्ट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर मिलने वाला है तो प्रेफरेंस शेयर को अपना जो शेयर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि टैक्स लायबिलिटी से बच सके या अपना टैक्स को रिड्यूस कर सके। आगे देखिए क्या है, टैक्स प्लानिंग थ्रू परचेज ऑफ ऑन शेयर। ठीक, यहाँ पे क्या है, बायबैक के से रिलेटेड है टैक्स प्लानिंग, मतलब अंशों की पुनर्खरीद से करनियोजन के संबंध में बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, पहले समझिए क्या होता है अंशों की पुनर्खरीद, बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी अपने इशू शेयर को शेयर होल्डर से वापस खरीदती है या वापस लेने का ऑफर रखती है तो उसे कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर। तो अगर बायबैक ऑफ शेयर का काम हो रहा है कंपनी में तो यहाँ पे टैक्स पे बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या है रेट 10% और सरचार्जेस प्लस एजुकेशन सेस। साथ ही साथ एक और ऑप्शन है कि वह 20% की रेट से टैक्स दे प्लस सरचार्जेस प्लस एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक 10% वाला एक 20% वाला। जो 10% वाला है वहाँ पर नॉर्मल कॉस्टिंग किया गया है शेयर्स का, मतलब उसे सामान्य लागत पे, सामान्य आधार पे उसके लागत की गणना की गई है। और यहाँ पे जो 20% जो टैक्स दिया जा रहा है
उस पर इंडेक्स कॉस्टिंग के बेस पे कॉस्ट निकाला गया है शेयर का। तो यहाँ पे शेयरहोल्डर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो नॉर्मली कैलकुलेट करें अपने शेयर का कॉस्ट, या तो वो इंडेक्स कॉस्टिंग के बेस पे अपने शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करे। तो दोनों में से किसी का यूज कर सकता है एक जो शेयर होल्डर्स है। आइए देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर का रूल्स क्या है। पहला देखिए क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर बायबैक ऑफ शेयर का ऑफर लाना ही है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा कंपनी की सभा में। ठीक, अगर पास होता है तो अगर ये जो रेजोल्यूशन है अगर पास होता है तो बायबैक ऑफ शेयर का कंडीशन शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। यहाँ पे यह है कि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मतलब पूर्णतया चुकता पूंजी और फ्री रिजर्व मुक्त संचय दोनों के मिला करके उसके 25% तक का ही बायबैक आप शेयर का कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि पेड अप कैपिटल कितना है 75 रुपये, फ्री रिजर्व कितना है 25 रुपये, दोनों कितना हो गए 100 रुपये। अब 100 रुपये का 25% मतलब 25 रुपये। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर कंपनी का पूरा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 100 रुपये का है तो बायबैक आप शेयर 25% का कर सकते हैं, मतलब 25 रुपये का ही बायबैक आप शेयर ऑफर रख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए क्या है, एवरी बायबैक शैल बी completed within a period of 1 year from the date of passing of special resolution। जो बायबैक आप शेयर का जो कंडीशन है या उसको कंप्लीट करने का जो टाइम दिया गया है वह 1 साल है। कब से, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, मतलब विशेष प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तो अंशों की पुनर्खरीद 1 साल के अंदर पूरी कर लेनी चाहिए। अगला देखिए क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। मतलब क्या है कि ऋण क्षमता अनुपात पुनर्खरीद के बाद 2:1 का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, फॉलो सेबी गाइडलाइंस। सेबी की जो गाइडलाइंस होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगला देखिए क्या है, द शेयर्स आर फुली पैड। बायबैक आप शेयर में उन्हीं शेयर्स का बायबैक हो सकता है जो पूरी तरीके से क्या है फुली पैड है, पूर्णतया चुकता है। मतलब 100 रुपये का अगर शेयर का प्राइस है तो 100 रुपये पूरी तरीके से उस पर शेयर होल्डर्स ने दे चुका है, तो उसी शेयर होल्डर्स के शेयर को बायबैक में लिया जा सकता है। आगे देखिए क्या है, नॉट टू मेक फर्दर इशू ऑफ सम काइंड ऑफ शेयर विद इन 24 मंथ। मतलब क्या है कि एक बार बायबैक का आप शेयर ऑफर का ऑप्शन यूज किया जा चुका है तो अब 1 साल नहीं 24 मंथ के बाद ही, मतलब 2 साल के बाद ही दोबारा बायबैक का आप शेयर का ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में आके पूछ सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज हो, कुछ पूछना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।